जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त सलीम। और जैसा कि आपको पता है कि आज संडे है, ठीक है। तो और आज की संडे क्लास में हम एक और नई स्पेशल क्लास लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है संडे स्पेशल क्लास, ठीक है। तो इस संडे स्पेशल क्लास में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, ठीक है। और इसमें हम जो है तो हिस्ट्री के टॉप 50 MCQ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये इसकी जो है तो एक क्लास फर्स्ट, ठीक है, आज क्लास फर्स्ट आई है और नेक्स्ट संडे को ये हिस्ट्री टॉप 50 MCQ की दूसरी क्लास आएगी, ठीक है। तो आप इसको देखते रहें, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, यानी SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे के आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो, या भारत में होने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हिस्ट्री क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेने से पहले अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता स्थल की एक बंदरगाह का प्रमाण देता है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है, तो इसमें ऐसा कौन सा स्थल है जो बंदरगाह, जहाँ पर बंदरगाह था, ठीक है। तो ये कौन सा है, तो ये है लोथल, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लोथल था तो ये बंदरगाह का प्रमाण देता है। अगर हम बात करें लोथल, ठीक है, तो इसकी जो खोज हुई थी 1954 में हुई थी, ठीक है। किसके द्वारा, SR राव, ठीक है, शिकारीपुरा रंगनाथ राव के द्वारा जो है तो इसकी खोज की गई थी। लोथल की 1954 में की गई थी। ये कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है और ये साबरमती या भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। साबरमती जो कि अब विलुप्त हो चुकी है, या भोगवा नदी के किनारे इसको कहते हैं, ठीक है, इसके किनारे है। और ये बंदरगाह शहर था, ठीक है। फिर हम बात करते हैं धौलावीरा की। तो धौलावीरा की ये खोज हुई थी 1967 में, ठीक है। किसके द्वारा, जगतपति जोशी के द्वारा, जगतपति जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और ये जो है तो ये कहाँ पर है, तो ये है कच्छ, गुजरात में। कच्छ गुजरात किस नदी के किनारे, ये है लूनी नदी के किनारे। किस, लूनी नदी के किनारे ये स्थित है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कालीबंगा की। तो कालीबंगा की जो खोज की गई थी ये कब, ये 1952 1952 में की गई थी। किसके द्वारा, अमलानंद घोष ने, ठीक है। अमलानंद जो घोष हैं, ठीक है, इन्होंने इसकी खोज की थी। अभी आता है कि ये कहाँ पर खोज की थी, तो इसकी जो खोज हुई थी ये कहाँ, हनुमानगढ़ राजस्थान में है। और किस नदी के किनारे है ये, तो जो कालीबंगा है ये घग्गर नदी के किनारे, किस, घग्गर नदी के किनारे स्थित है क्या, कालीबंगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर हड़प्पा की, ठीक है। तो हड़प्पा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का में पहला खोजा गया शहर था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा खोजा गया था तो ये 1921 में खोजा गया था। किसके द्वारा, दयाराम साहनी ने इसको खोजा, ठीक है। दयाराम साहनी ने इसको खोजा था, ठीक है। और ये है कहाँ पर, ये है सिंध पाकिस्तान में। सिंध पाकिस्तान में किस नदी के किनारे स्थित है ये, तो ये है रावी नदी के किनारे, ठीक है। रावी नदी के किनारे ये स्थित है, ठीक है। तो ये है इसके बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला बंदरगाह स्थल, यानी जहाँ पर बंदरगाह का प्रमाण देता था, तो ये था लोथल। उसके अलावा मैंने धौलावीरा, कालीबंगा और हड़प्पा की जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है मैंने आपको वो भी बता दी, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने शासनकाल में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया और यहाँ एक छोटा किला बनाया, ठीक है। तो कौन से शासक है जिसने अपने शासनकाल में जो पाटलिपुत्र था, ठीक है, तो इसको मगध की राजधानी बनाया था। तो जो मगध की अपनी पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था, तो ये बनाया था उदयन ने, ठीक है। उदयन कौन था, ये अजातशत्रु का बेटा था। किसका, अजातशत्रु का बेटा था। और अजातशत्रु किसका बेटा था, तो ये अजातशत्रु जो है तो ये बिंबिसार का बेटा था, ठीक है। तो यानी बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदयन, ठीक है। और ये जो बिंबिसार है तो ये हर्यक वंश का संस्थापक था, ठीक है। हर्यक वंश का ये संस्थापक था। और बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन ये सभी, ठीक है, हर्यक वंश के शासक थे। इसके अलावा कालाशोक तो ये जो है तो ये शुंग वंश का, ठीक है, सॉरी शिशुनाग वंश से था। शिशुनाग वंश का, ठीक है, उसे शासक था ये शिशुनाग वंश का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल में कौशल की राजधानी क्या थी, ठीक है। तो कौशल की राजधानी क्या थी महाजनपद में, तो कौशल की जो राजधानी थी तो ये थी श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो श्रावस्ती थी ये कौशल की राजधानी थी। वैशाली जो है तो ये वज्जी की राजधानी थी। कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। और तक्षशिला जो है तो ये गंधार की राजधानी थी। किसकी, गंधार की ये राजधानी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया, यानी जो गौतम बुद्ध थे, ठीक है, इनको महापरिनिर्वाण, इनकी मृत्यु, उनको मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ। तो देखिए हम गौतम बुद्ध की बात करें तो जो गौतम बुद्ध की बचपन का नाम था ये था इनका सिद्धार्थ, ठीक है।
इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम पूछा जाता है, ठीक है, तो इनके पिता के नाम क्या था? तो इनका पिता का नाम था शुद्धोधन, ठीक है, शुद्धोधन जो है इनके पिता का नाम था, और ये शाक्य वंश से थे। कैसे? शाक्य वंश से थे ये। फिर इसके बाद पूछा जाता है इनकी माता का नाम, ठीक है, माता का नाम। तो इनकी जो माता थी तो ये थी महामाया, ठीक है, महामाया। और जो महामाया है ये किस वंश से थी? ये थी कोलिया वंश से, ठीक है, कोलिया वंश से ये थी। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि इनकी सौतेली माँ का नाम क्या था? तो देखिए सौतेली माँ, इनकी सौतेली माँ, तो इनकी जो सौतेली माँ थी तो ये क्या, इनका क्या नाम था? तो इनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, ठीक है, इनकी सौतेली माँ का नाम था। फिर इसके बाद पूछा जाता है इनकी पत्नी का नाम क्या था? ठीक है, तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। और इसके अलावा पूछा जाता है क्या, इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि इनके पुत्र का नाम क्या था? ठीक है, पुत्र का नाम, तो इनके पुत्र का नाम क्या था? तो इनके पुत्र का नाम था राहुल, ठीक है, ये था राहुल। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। ये तो मैंने सारी जानकारी आपको बता दी थी गौतम बुद्ध के बारे में, ठीक है। अब ये आता है कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण यानी मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? तो इन्होंने मोक्ष जो प्राप्त किया था ये कहाँ, ये किया था कुशीनगर में, ठीक है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। अब इसके अलावा पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, और इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? तो देखिए अगर हम बात करें जन्म की बात, ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था तो ये कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ लुम्बिनी, लुम्बिनी नेपाल में जो है इनका जन्म हुआ था। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की? ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति, तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये बोध गया बिहार में हुई। कहाँ पर? बोध गया बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर? एक पीपल का वृक्ष था, ठीक है, पीपल वृक्ष, जिसकी आज के टाइम पर हम कहते हैं बोधि वृक्ष कहते हैं, ठीक है, बोधि वृक्ष इसको कहते हैं हम। और ये निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, निरंजना, या जिसको हम कहते हैं फल्गु नदी, ठीक है, फल्गु नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई ये 35 वर्ष के थे, ठीक है, 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर इसके बाद पूछा जाता कि इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? तो इनका जो उपदेश दिया इन्होंने, तो इन्होंने जो उपदेश दिया था तो ये उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में जो है तो इन्होंने पहला उपदेश दिया था। तो ये है इनके बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में। तो आपने यहाँ पर देखिए तो पूरी जानकारी बता दी। एक क्वेश्चन में मैंने आपको कम से कम 10 से 15 जानकारी अलग से बता दी, ठीक है। तो हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक क्वेश्चन के अलावा और भी क्वेश्चन की डिटेल मिल जाए, ताकि हमें थोड़ा बहुत कम पढ़ना पड़े, ठीक, क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो वीडियो अच्छी लग रही होगी आपको, अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तंजावुर में भगवान शिव को समर्पित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? ठीक है, तो बृहदेश्वर मंदिर, तो बृहदेश्वर मंदिर जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं राजेश्वर मंदिर भी इसको कहा जाता है, राजेश्वर मंदिर। इसके अलावा इसको और क्या कहा जाता है? तो इसके अलावा इसको कहा जाता है पुरुबदई यार, ठीक है, पुरुबदईयार कोविल मंदिर भी इसको कहा जाता है, ठीक है, पुरुबदईयार कोविल मंदिर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो बृहदेश्वर मंदिर को दो नामों से जाना जाता है, राजेश्वर मंदिर और पुरुबदईयार कोविल मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब ये पूछा गया ये भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। तो ये तंजावुर तमिलनाडु में इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था राजा चोला ने, ठीक है, राजा चोला प्रथम, जो कि चोल वंश के शासक थे, ठीक है, चोल वंश से ये शासक थे, चोल वंश का शासक था ये का शासक, ठीक है। अगर पूछे कि चोल वंश की संस्थापक कौन थे? तो ये थे विजयालय चोला, ठीक है, संस्थापक थे चोल वंश के विजयालय चोला, ठीक है, ये थे संस्थापक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाम वंश की स्थापना किसने की? ठीक है, तो गुलाम वंश जिसको हम क्या कहते हैं, गुलाम वंश को हम कहते हैं दास वंश भी कहते हैं, दास वंश कहते हैं, मामलूक वंश भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब ये पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी कब? ये 1206 में इसकी स्थापना की गई थी। किसने की थी? तो इसकी जो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में इसकी स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है, मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक
जो था तो गुलाम था, और जब गौरी यहाँ से चला गया भारत से तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है तो इस सिंहासन यहाँ का सौंप दिया था। तो फिर 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है तो गुलाम वंश की स्थापना की। अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक थी तो इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, ठीक है, लाख बख्श के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा जो है तो इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। फिर इसके अलावा इसने जो है तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है तो ये कहाँ पर, ये अजमेर में, कहाँ पर, अजमेर राजस्थान में ये पड़ता है। और बाकी कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार जो है तो ये कहाँ पर है, ये दिल्ली में। हम बात करते हैं कुतुब मीनार की, तो कुतुब मीनार जो है तो इसने एक सूफी संत, ठीक है, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, इनके सम्मान में जो है तो इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण की जो शुरुआत हुई थी तो ये 1192 और 1193 में जो है तो इसकी नींव रखी गई थी, ठीक है। लेकिन इसके टाइम पर सिर्फ इसका 1 मंजिला बना था, ठीक है, सिर्फ 1 मंजिला बनकर तैयार हुआ था, ठीक है, 1 मंजिला बनकर तैयार हुआ था। बाद में इसका जो निर्माण पूरा करवाया तो किसने करवाया था, तो करवाया था इल्तुतमिश ने, जिसकी अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो 1192-93 में इसका स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो इसकी जो मृत्यु हुई थी तो ये 1210 में हो गई थी। कैसे, चौगान खेलते हुए, ठीक है, चौगान खेल रहे थे, ये चौगान यानी पोलो खेल रहे थे और घोड़े से गिरकर जो है तो इनकी मृत्यु हो गई। और इनका जो मकबरा है तो ये इनका जो मकबरा कहाँ पर, ये लाहौर में स्थित है, कहाँ पर, लाहौर में जो है तो ये इनका मकबरा स्थित है कुतुबुद्दीन ऐबक का। फिर हम बात करते हैं अब इल्तुतमिश की, ठीक है, इल्तुतमिश की बात करते हैं। तो इल्तुतमिश जो है तो ये कुतुबुद्दीन का दामाद था, ठीक है, कुतुबुद्दीन का दामाद, और पहले उसका गुलाम भी था, ठीक है, गुलाम था, ठीक है। और जो इल्तुतमिश है इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है, ठीक है, गुलामों का गुलाम इसको कहा जाता है, किसको, इल्तुतमिश को, ठीक है। इल्तुतमिश वही शख्स है जिसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, ठीक है। इसने जो है कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, ठीक है, निर्माण पूरा करवाया, ठीक है। ये इसने जो है तो ये 1229 में पूरा निर्माण करवा दिया था। इसमें एक के अलावा इसने 3 मंजिलें और बनवाई थी, ठीक है, 3 मंजिलें इसने बनवाई। कितनी, 3 मंजिलें इसने इसमें बनवाई थी। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर बन गई थी और 3 इसने फिर बनवाई थी, ठीक है। इल्तुतमिश की बात करें तो इसने जो है तो इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी की स्थापना की, ठीक है, तुर्कान चहलगानी की स्थापना की। और तुर्कान चहलगानी जो है तो इसमें 40 लोग होते थे, ठीक है, 40 लोग, 40 पावरफुल सरदार होते थे, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, रजिया सुल्तान की, ठीक है। तो मैं पेन ले लेता हूं दूसरा जरा। तो हम बात करते हैं रजिया सुल्तान की, किसकी, रजिया सुल्तान की। तो रजिया सुल्तान कौन थी, तो जो रजिया सुल्तान थी, ठीक है, तो ये कौन थी, तो रजिया सुल्तान ये इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, ठीक है। और जो रजिया सुल्तान है ये 1236 से लेकर 1240 तक जो है तो ये यहाँ पर गद्दी पर बैठे, ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी थी। और ये पर्दा प्रथा को नहीं मानती थी, ठीक है, पर्दा प्रथा को ये नहीं मानती थी। और ये आदमियों की तरह, मर्दों की तरह जो है तो ये दरबार में आती थी, ठीक है। फिर लेकिन इसको बाद में 1240 में किसी ने मार दिया, जिसके कारण उसका यहीं पर अंत हो गया। फिर हम बात करते हैं गुलाम वंश के सबसे पावरफुल शासक किसकी, गयासुद्दीन बलबन की, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन की हम यहाँ पर बात करेंगे। अब मैं पेन ले लेता हूँ दूसरा और। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, गयासुद्दीन बलबन की, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन। तो गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, तो ये जो है ये 1265 से 87 या फिर 1266 से 88 तक जो है तो ये शासक रहा, ठीक है। गुलाम वंश का ये सबसे पावरफुल शासक था गुलाम वंश का। अगर हम बात करते हैं गयासुद्दीन बलबन की, तो जैसे ही ये गद्दी पर बैठा है सबसे पहले इसने तुर्कान चहलगानी को ख़त्म किया, ठीक है, तुर्कान
चहलगानी जो कि ग्रुप ऑफ चालीसा था, इसको ख़त्म किया इसने, ठीक है। इसने जो है सजदा एंड पैबोस, ठीक है, सजदा एंड पैबोस प्रथा को लेकर आए, जिसमें सजदा कर जैसे ही दरबार में जाते तो जो बादशाह था तो उसको सजदा करना था, उसके पैर चूमने थे, ठीक है। इसके अलावा ये नवरोज़ त्यौहार लेकर आया, ठीक है, नवरोज़ जो कि पारसी त्यौहार, ठीक है, नवरोज़ पारसी त्यौहार जो है तो इसको ये भारत में लेकर आया। इसके अलावा जो गयासुद्दीन बलबन है, ठीक है, तो गयासुद्दीन बलबन ने दीवान ए अर्ज एंड दीवान वजारत, दो दीवान ए वजारत, ठीक है, वजारत इनकी स्थापना की, ठीक है। दीवान अर्ज और दीवान वजारत की इसने स्थापना की। तो ये थे इनके बारे में, मैंने इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन, गयासुद्दीन और रज़िया सुल्तान सबके बारे में यहाँ बता दिया। तो आप इन सब का नोट बहुत अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि जो जानकारी मैं यहाँ दे रहा हूँ बिल्कुल फुल डिटेल में दे रहा हूँ, ठीक है आपको, ताकि आपके लिए जो है तो कोई भी चीज़ छूटे ना, ताकि आपको एग्जाम में यहाँ से कुछ भी अगर पूछ लिया जाए गुलाम बंदे से तो आपसे सब कुछ बन जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इतनी सारी जानकारी दे दी है, पूरा पोस्टमार्टम करके आपको दे दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो नोट जरूर बनाएं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष से लड़ा गया था, ठीक है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था कब, ये 1526 में लड़ा गया था। किस किस के बीच में लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में, इब्राहिम लोदी के बीच में ये लड़ा गया था 1526 में। और इसमें जीता कौन था, तो इसमें जीता था बाबर, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं 1556, ठीक है। तो 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। तो जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ तो ये किस किस के बीच में हुआ था, ये हुआ था अकबर वर्सेस हेमू के बीच में ये हुआ था। और इसमें जीता कौन था, इसमें जीत गया था अकबर, क्योंकि जो अकबर का सेनापति था कौन, बैरम खान था इसमें, क्योंकि जो इस टाइम पर बैरम खान था इनका सेनापति। और क्योंकि जो अकबर है ये सिर्फ 12 साल के थे, ठीक है, कितने 12 वर्ष के थे, इसलिए जो है तो इनकी सेना की कमान संभाले था बैरम खान, जो कि इनका बहुत ही वफादार था। फिर इसके बाद 1781, ठीक है, तो 1781 में हुआ पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ तो ये किस किस के बीच में हुआ, ये 1781 में हुआ। ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली वर्सेस सदाशिवराव, ठीक है, सदाशिव राव जो कि मराठा थे, ठीक है, मराठा, इनके बीच में ये हुआ था। और इसमें जीता कौन था, तो इसमें जो है अहमद शाह अब्दाली जीत गया था, ठीक है। और ये 1781 में हुआ था, ठीक है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध। तो इसमें राजा मानसिंह थे, ठीक है, राजा मानसिंह कहाँ से थे, ये थे मुगल से, ठीक है, मुगलों की तरफ से लड़ रहे थे, मुगलों की तरफ से। एंड वर्सेस कौन का था, तो ये था महाराणा प्रताप, ठीक है, महाराणा प्रताप, ठीक है, महाराणा प्रताप। तो इसमें जीता कौन था, तो इसमें भी राजा मानसिंह जीत गए थे और महाराणा प्रताप की यहाँ पर हार हुई थी, ठीक है। तो ये है इसके बारे में, इसको आप नोट कर लेंगे जल्दी से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। तो आंध्र भोज के नाम से किसे जाना जाता है, तो आंध्र भोज के नाम से जो जाना जाता है तो ये जाना जाता है कृष्णदेव राय को, ठीक है। कृष्णदेव राय जो कि तुलुब वंश से थे, ठीक है, तुलुब वंश से थे, तुलुब वंश यानी विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का ये एक वंश था, ठीक है। फिर जो राजेंद्र चोल, तो ये चोल वंश के शासक थे, ठीक है, चोल वंश का शासक था। फिर हरिहर और बुक्का जिन्होंने विजयनगर की स्थापना की, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी किसने, हरिहर और बुक्का थे, ये दोनों भाई थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजदूत 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है। तो जहांगीर के दरबार में आया था राजदूत 1615 में, तो ये कौन आया था, तो ये आया था सर थॉमस रो, ठीक है, सर थॉमस रो जो है तो ये 1615 में आए थे जहांगीर के दरबार में। फिर इसके पहले विलियम हॉकिंस आए थे, कब, विलियम हॉकिंस जो है ये 1609 में आए थे, कहाँ से, ये भी इंग्लैंड से आए थे।
और जो थॉमस रो था ये भी इंग्लैंड से आए थे, और जो विलियम हॉकिंस ये दोनों इंग्लैंड से आए थे। 1615 में सर थॉमस रो आए और विलियम हॉकिंस 1609 में आए थे जहांगीर के दरबार में। ठीक है, जहांगीर कौन था? तो जहांगीर जो है तो ये अकबर का पुत्र था। ठीक है, अकबर का पुत्र था। ठीक है, और मुगल वंश का चौथा शासक था। ठीक है, मुगल वंश का चौथा शासक। ठीक है, चौथा शासक था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसका पुत्र था? ठीक है, तो सम्राट अशोक जो है तो ये किसका पुत्र था? सम्राट अशोक जो है तो ये बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है, बिंदुसार का पुत्र था। सम्राट अशोक बिंदुसार ये किसका? तो ये जो है तो ये मौर्य वंश के संस्थापक, मौर्य वंश के राजा थे। ठीक है, मौर्य वंश के ये राजा थे। अगर बात करें मौर्य वंश की स्थापना किसने की, तो मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है तो इसने इसकी स्थापना की थी। इसने जो हराया था धनानंद को हराया था कौटिल्य की मदद से। अगर हम बात करें अशोक की, तो अशोक जो है तो इसने 261 ईसा पूर्व में जो है तो ये कलिंगा का युद्ध लड़ा। ठीक है, कलिंग युद्ध लड़ा। ठीक है, कलिंगा का युद्ध लड़ा। किस किस के बीच में हुआ था कलिंग का युद्ध? तो जो कलिंग का युद्ध हुआ था ये हुआ था अशोक वर्सेस खारवेल नरेश। ठीक है, खारवेल नरेश के बीच में ये हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में इतनी ज़्यादा हानि हो गई थी ताकि तो जो अशोक है तो उसका दिल पिघल गया और उसने जो है तो फिर युद्ध की नीति को ख़त्म कर दिया। ठीक है, युद्ध फिर उसके बाद उसने कभी किया ही नहीं। ठीक है, युद्ध नीति को उसने ख़त्म कर दिया। और इसी के बाद कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक है तो इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, बौद्ध धर्म को इसने अपना लिया था। फिर समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो ये गुप्त वंश से था और ये भारत का नेपोलियन कहते हैं। ठीक है, भारत का नेपोलियन इसको कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन कहते हैं। चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त यहाँ गुप्त वंश का रियल फाउंडर। ठीक है, गुप्त वंश का असली संस्थापक, गुप्त वंश का असली संस्थापक माना जाता है इसको। ठीक है, फिर कनिष्क है तो ये कुषाण वंश से था। ठीक है, कुषाण वंश से थे ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने निम्नलिखित में से किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व किया? तो बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में कहाँ से नेतृत्व किया था, विद्रोह का नेतृत्व किया था? ठीक है, तो 1857 की क्रांति जिसको सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। क्या? सिपाही विद्रोह भी इसको कहते हैं। ठीक है, सिपाही विद्रोह भी इसको कहा जाता है। ये 1857 हुई थी। तो पूछा गया कि बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व कहाँ से किया था? तो विद्रोह का नेतृत्व किया था इन्होंने लखनऊ से। ठीक है, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था। फिर अगर हम बनारसी से बात करें तो बनारसी से राजा चेत सिंह। ठीक है, राजा चेत सिंह जो है तो इन्होंने इसकी विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगर पूछा जाए झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो ये किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, लक्ष्मीबाई। और रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था मनु। फिर दिल्ली से किसने किया था? तो दिल्ली से किया था बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय जो कि मुगल वंश के आखिरी राजा थे। ठीक है, एंड बख्त खान ने किया था। ठीक है, बख्त खान जो कि इनका सेनापति था। ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय का सेनापति था बख्त खान। इन्होंने जो है तो दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। ठीक है, चलिए, और ये भी पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय जो है तो ये भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था? तो इस टाइम पर था ये कौन था? तो ये था कैनिंग। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था? ये था गवर्नर जनरल कैनिंग था। को सबसे पहले शहादत यानी आप कह सकते हैं कि प्राण का बलिदान किसने दिया था? तो 1857 की क्रांति में सबसे पहले जो प्राणों का बलिदान दिया था तो ये दिया था मंगल पांडे ने। किसने? मंगल पांडे ने दिया था, मंगल पांडे ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ठीक है, तो द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तो ये किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को जो है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें दादा भाई नौरोजी की तो ये INC के यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष
एंड पहले पारसी अध्यक्ष, ठीक है, आईएनसी के पहले पारसी अध्यक्ष, पहले पारसी अध्यक्ष ये थे, ठीक है, पहले पारसी अध्यक्ष थे। अगर हम बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो ये जो है तो 1886 के कलकत्ता सेशन में ये जो है कलकत्ता सेशन में बने थे अध्यक्ष, ठीक है, और ये आईएनसी के दूसरे अध्यक्ष और पहले पारसी अध्यक्ष थे, ठीक है, 1886 कलकत्ता में। फिर इसके अलावा इन्होंने 1893 के लाहौर सेशन में अध्यक्षता की, ठीक है, लाहौर सेशन में। और इसके अलावा इन्होंने 1906 के कलकत्ता सेशन में भी जो है तो इन्होंने अध्यक्षता की, यानी ये आईएनसी के अध्यक्ष जो है तो ये 3 बार बन रहे थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में बनने वाले पहले सदस्य, ठीक है, कॉमन्स के पहले भारतीय, ठीक है, पहले भारतीय थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अब महात्मा गांधी की, ठीक है। तो महात्मा गांधी जिनको किस नाम से जाना जाता है, इनको महात्मा, ठीक है, महात्मा इनको किसने कहा, तो इनको महात्मा कहा था किसने, ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा कहा। फिर इसके अलावा राष्ट्रपिता भी इनको कहा जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपिता इनको किसने कहा, तो राष्ट्रपिता जो इनको कहा तो ये किसने कहा था, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने जो है तो इनको वो राष्ट्रपिता कहा था, ठीक है। दादा जो महात्मा गांधी है तो इन्होंने कई आंदोलन हुए इनके, देखिए इनका 1917 में इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसको कहते हैं चंपारण आंदोलन, ठीक है, चंपारण आंदोलन। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह। फिर 1919 में इन्होंने रॉलेट एक्ट चलाया, क्या रॉलेट एक्ट, महात्मा गांधी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, रॉलेट एक्ट यानी रॉलेट सत्याग्रह, माफ कीजिएगा, रॉलेट एक्ट के खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह चलाया। इसके अलावा महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन चलाया। 1930 में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी दांडी यात्रा, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने चालू किया। फिर इसके अलावा इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट भी चलाया, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन भी इन्होंने चलाया, ठीक है, आंदोलन इन्होंने चलाया। फिर बात करते हैं महात्मा गांधी को, तो इन्होंने नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन, ये कुछ पत्रिकाएं चलवाई। कौन सी, नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन, इन्होंने पत्रिकाएं चलवाई। इसके अलावा इन्होंने माय एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बता देता हूँ, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किताब इन्होंने लिखी, ठीक है। फिर इसके अलावा गोखले माय पॉलिटिकल गुरु ये किताब भी इन्होंने लिखी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले की, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले की हम बात करते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं तो ये कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं तो ये महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे, ठीक है, राजनैतिक गुरु थे। कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी, ये की थी 1905 में, ठीक है, 1905 में। कहाँ पर, पुणे में जो है तो उन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में पूरा, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, तो अब इस सबका नोट्स जरूर बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो सरोजनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की सदस्य की अध्यक्षता की थी, तो इन्होंने की थी 1925 का कानपुर सेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी, ठीक है। सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला आईएनसी अध्यक्ष, ठीक है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये 1925 के कानपुर सेशन में थी। और इसके अलावा सरोजनी नायडू जो है तो ये उत्तर प्रदेश की, ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी थी, ठीक है, पहली राज्यपाल ये थी।
फिर इसके अलावा जो सरोजनी नायडू है तो इनको भारत की कोकिला, ठीक है, भारत की कोकिला भी इनको कहा जाता है, ठीक है, यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत की कोकिला इनको कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो देखिए 1938 का जो सेशन हुआ था आईएनसी का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये हुआ था कहाँ पर? हरिपुरा में, ठीक है। और 1939 का जो हुआ था तो ये हुआ था त्रिपुरी में, ठीक है, त्रिपुरी में। तो हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किससे चुना गया था? तो ये चुना गया था सुभाष चंद्र बोस को। किसको? सुभाष चंद्र बोस को ये चुना गया था। और सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस को छोड़ा, ठीक है, कांग्रेस को छोड़ दिया, कांग्रेस को छोड़ा। और उसके बाद इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है तो इन्होंने स्थापना की। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज, इसकी स्थापना की, ठीक है। तो इसकी स्थापना इन्होंने 1943 में की थी, ठीक है, 1943 में सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में। लेकिन अगर पूछा जाए कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना पहले किसने की थी, तो ये की थी पहले सोहन सिंह भागना ने, ठीक है, सोहन सिंह भागना ने जो है तो आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको आज़ाद हिंद फौज भी कहते हैं, इसकी स्थापना की थी। ये भी इन्होंने सिंगापुर में की थी, इसको इन्होंने की थी। फिर उसके बाद में जो है तो जो सुभाष चंद्र बोस हैं, ठीक है, उन्होंने इसका पदभार संभाला था, ठीक है। तो ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहा जाता है इनको? कहते हैं नेताजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अपने शासन के दौरान सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? तो सती प्रथा जिसमें कि अगर किसी व्यक्ति, किसी औरत का, ठीक, किसी पत्नी का जो है तो अगर उसका पति मर जाता है तो उसको उसी के साथ अर्थी पर रखकर उसको भी जला दिया जाता था, ठीक है। तो ये सती प्रथा थी। तो सती प्रथा को ख़त्म किसने किया? तो इसको ख़त्म किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है। विलियम बेंटिक कौन था? ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल एंड भारत का पहला गवर्नर जनरल, एंड भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ये पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है। कौन था? ये था विलियम बेंटिक, ठीक है। विलियम बेंटिक ने जो सती प्रथा ख़त्म की, ये 1829 में इसने जो है सती प्रथा को ख़त्म किया था। फिर बात करते हैं कॉर्नवालिस की। तो कॉर्नवालिस ये भारतीय सिविल सेवा का जनक, फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है, भारतीय सिविल सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक कहा जाता, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कैनिंग की। तो ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एंड पहला वायसराय था, ठीक है, पहला वायसराय था ये। और इसी के टाइम पर जो है तो ये क्या हुआ था, इसी के टाइम पर हुई थी 1857 की क्रांति, जिसको सिपाही विद्रोह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत करने वाले पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए। तो भारत में रेलवे की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए भारत में रेलवे की शुरुआत जो हुई थी ये 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। 16 अप्रैल 1853 में जो पहली बार है रेलवे चली थी, कहाँ से कहाँ तक? ये चली थी बोरी बंदर बॉम्बे से, ठीक है, बम्बई, बोरी बंदर बम्बई से ये थाने के बीच में चली थी। किसके? थाने के बीच में चली थी। कितनी? 34 किलोमीटर ये ट्रेन चली थी, ठीक है। अब ये पूछा गया कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के टाइम पर चली थी, तो चली थी किसके टाइम पर? ये चली थी लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, डलहौजी, जो कि 1848 से लेकर 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा, ठीक है। इसने इसको जो है तो ये भारतीय रेलवे का जनक भी कहते हैं, ठीक है, भारतीय रेलवे का जनक जो है तो इसको कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं डलहौजी की। तो इसने हड़प नीति व्यवगत सिद्धांत जिसको कहते हैं, ठीक है, व्यवगत सिद्धांत को अपनाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वायसराय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है हमें पता करना है। तो देखिए 1858 में वायसराय का खिताब बनाया गया था। तो ये बिल्कुल सही है कि 1858 में, ठीक है, वायसराय का खिताब बनाया गया था। गवर्नर जनरल का जो खिताब था इसको ख़त्म किया गया था। फिर है भारत का पहला वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो ये भी बिल्कुल गलत है कि फिर इसके बाद कि भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो ये भी गलत है, क्योंकि जो भारत का पहला वायसराय था तो ये कौन था? भारत का पहला वायसराय था कैनिंग, ठीक है।
कैनिंग था। और पूछा जाए कि अंतिम वायसराय, तो अंतिम वायसराय कैनिंग की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माउंट बेटन। ठीक है, माउंट बेटन जो है तो इसका अंतिम वायसराय था भारत का। ठीक है, तो इसलिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, तो पहला वाला सही है, 1857 में वायसराय का खिताब बनाया गया था गवर्नर जनरल की पोस्ट खत्म करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे, तो बंगाल के विभाजन के टाइम भारत के वायसराय कौन थे, तो भारत के वायसराय अगर हम बात करें बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो ये 1905 में हुआ था। ठीक है, 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। और किसने करवाया था, तो ये करवाया था कर्जन ने। ठीक है, वायसराय था कर्जन, उसने जो है तो बंगाल का विभाजन करवाया गया था। और ये भी पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन रद्द कब किया गया। ठीक है, रद्द कब किया गया, तो जो रद्द किया गया था 1911 में किया गया था वायसराय हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। ठीक है, हार्डिंग द्वितीय के द्वारा जो है बंगाल विभाजन को खत्म किया गया था, रद्द किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। तो मैंने अभी बताया था कि गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी की कौन है, पॉलिटिकल गुरु हैं। ठीक है, इन्होंने ही 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये महात्मा गांधी के राजनीतिक यानी पॉलिटिकल गुरु हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और बाकी मैं दादा भाई नौरोजी और महात्मा गांधी के बारे में आपको पहले ही डिटेल दे चुका हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, तो आप उसको पीछे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण में किस आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, तो चंपारण में किस आंदोलन की शुरुआत की थी, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन में देखिएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो रॉलेट एक्ट है तो इसको रॉलेट सत्याग्रह आप काट दें और यहाँ पर चंपारण कर दें। ठीक है, चंपारण। ठीक है, तो जो महात्मा गांधी है उन्होंने 1917 में चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, और चंपारण आंदोलन सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और चंपारण सत्याग्रह के लिए इनको बनवाया था राजीव शुक्ला ने। ठीक है, राजीव शुक्ला इनको लेकर आए थे, राजीव शुक्ला इनको लेकर आया था। और ये चंपारण कहाँ पर, ये बिहार में है। कहाँ पर, बिहार में है ये। और राजीव शुक्ला जो है तो इनको लेकर आए थे। इसके अलावा मैंने आपको रॉलेट सत्याग्रह के बारे में बताया था 1919 में गांधी जी के द्वारा। फिर असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया था गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया था गांधी जी ने। और स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 में चला था। ठीक है, ये गांधी जी से पहले चला था। और जो स्वदेशी आंदोलन है ये कब चला था, ये चला था बंगाल विभाजन के समय पर। ठीक है, तो ये है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से शुरू हुई, तो दांडी यात्रा से शुरू हुई थी। तो कौन सा ये प्रसिद्ध आंदोलन है, तो ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसकी स्टार्टिंग हुई थी 1930 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला सत्याग्रह था कौन सा, दांडी यात्रा। ठीक है, जिसको अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जिसको दांडी यात्रा, दांडी मार्च, दांडी सत्याग्रह, दांडी सत्याग्रह, दांडी आंदोलन, नमक आंदोलन, नमक सत्याग्रह, एंड नमक मार्च, इन आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, नमक मार्च आदि नामों से जाना जाता है। और ये जो है तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला आंदोलन था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला आंदोलन था। और जो दांडी यात्रा स्टार्ट हुई थी ये 6 मार्च 1930 से लेकर ये 6 अप्रैल 1930 तक चली। ठीक है, कितने दिन, 24 दिन की यात्रा थी, 24 दिन की। और जो इसमें यहाँ गांधी जी हैं ये 240 या 241 मील, ठीक है, 241 माइल चले। ठीक है, और ये जो हुई थी स्टार्ट, तो ये साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्टार्ट हुई। ठीक है, अहमदाबाद से स्टार्ट हुई और ये दांडी नवसारी तक। ठीक है, दांडी नवसारी जो कि जिला था। ठीक है, तो दांडी नवसारी गुजरात तक ये चली। ठीक है, फिर इसके बाद जो है तो गांधी जी को इसी के लिए 5 मई 1930 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर इनको जनवरी 1931 में इनको जो है ये छोड़ा गया। ठीक है, फिर खिलाफत आंदोलन तो ये 1919 में हुआ था। कब, 1919 में हुआ था। किसके द्वारा, ये अली बंधु के द्वारा। ठीक है, अली बंधु 2 भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, शौकत अली और मोहम्मद अली, इन्होंने खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन मैंने बताया कि 1920 में हुआ था। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त
1942 को गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में फ्रंटियर गांधी के नाम से कैसे जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से कैसे जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जो जाना जाता है तो ये जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी कहा जाता है। इसके अलावा इनको बादशाह खान, बाचा खान, ठीक है, इन नामों से भी इनको जाना जाता है। और जो खान अब्दुल गफ्फार खान ये पहले गैर भारतीय, ठीक है, पहले विदेशी भारत रत्न प्राप्त करता है। ठीक है, भारत रत्न प्राप्त करता है ये। और इनको भारत रत्न कब मिला था? तो ये मिला था 1987 में। ठीक है, 1987 में। और जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे ये तो थे हिंदुस्तानी, ठीक है, लेकिन जो जब विभाजन हुआ 1947 में तो विभाजन के टाइम पर ये वहाँ पर चले गए थे। ठीक है, कहाँ पर? पाकिस्तानी चले गए थे, लेकिन इन पाकिस्तानियों ने इनको अपना नहीं माना और वहाँ पर इनको बहुत टाइम तक जेल में ही डाला रहा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? ये नालंदा, राजगीर, बिहार में ये स्थित है। ठीक है, और इसको जो है तो बनवाया किसने था? तो इसको बनवाया था कुमार गुप्त ने। ठीक है, कुमार गुप्त जो कि गुप्त वंश के राजा थे। ठीक है, गुप्त वंश के ये राजा थे। और जो नालंदा विश्वविद्यालय इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था? इसको मिटाया, नष्ट किसने किया था? तो ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो इसने जो है तो इसको डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। फिर हम बात करते हैं स्कंदगुप्त, तो इसने हूणों को एंड पुष्य मित्रों को, ठीक है, पुष्य मित्र, ठीक है, इनको इसने हराया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विक्रमादित्य के नाम से ये जाना जाता है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। और ये सब जो है तो ये गुप्त वंश के संस्थापक, गुप्त वंश के राजा थे। ठीक है, और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था? तो देखिए जो फाहियान आया था, तो ये फाहियान जो है तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के टाइम पर आया था। ठीक है, फिर जुआनजांग जिसको कहते हैं हुएनसांग, तो हुएनसांग इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हुएनसांग है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगर हम बात करें मार्को पोलो, तो ये विजयनगर साम्राज्य के टाइम पर आया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के टाइम पर आया था। और हम बात करते हैं इब्न बतूता, तो इब्न बतूता जो है तो ये कहाँ ये आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर जो है ये आया था। ठीक है, भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता डैश के मूल निवासी थे। ठीक है, तो इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो जो इब्न बतूता था ये मोरक्को से आया था। और किसके टाइम पर? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ये आया था। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन संडे स्पेशल क्लास में, जिसमें हमने हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन की बात की थी। ठीक है, और ये इसकी क्लास पहली थी जिसमें हमने 25 क्वेश्चन लिए। ठीक है, तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगले संडे को हमारी दूसरी वीडियो आएगी जिसमें हम अगले 25 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जिसमें हम टॉप 50 MCQ कंप्लीट करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आती है आपको हमारी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।